पहले ये तो देख लीजिए कि एनआरसी के ऊपर कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाए जा रहे हो। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। एनआरसी की ओर जाएंगे अमित जी। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, क्या आपने कहा है कि ये कब तक इंप्लीमेंट हो पाएगा? आपका ये रोड मैप क्या है? आप ये हर जगह हर इलेक्शन में के पहले हर चुनावी सभा में बोलते हैं और बोलते आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से 2024 के पहले पूरे देश भर में आप इसको लागू कर सकें? हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी। देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को हम लेकर आएंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। तो वेस्ट बंगाल में भी आप इस चीज आप एनआरसी की बात वेस्ट बंगाल में भी कर रहे हैं, तो वहां पर भी इस बात पर आप अडिग रहेंगे? जी। और अगले चुनाव पे ये एक बड़ा भारी मुद्दा रहेगा वेस्ट बंगाल में आपकी ओर से? चुनाव का मुद्दा है भी, ये चुनाव में भी था। नहीं, देश भर में करना ही चाहिए। इसका नाम ही नेशनल सिटीजन रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है। एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। क्या बातें कर रहे हो? झूठ फैलाया जा रहा है। इस सबके बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दोहराया है कि असम में नागरिकों की पहचान से जुड़ी प्रक्रिया हरियाणा में भी अपनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में एनआरसी का काम आज से ही शुरू हो चुका है और इसके आदेश भी डीजीपी ने दे दिए हैं कि एनआरसी का होना दिल्ली में बहुत आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारा यही मत है और समय मिलते ही हम इसको करके भी रहेंगे। हमारी दिली इच्छा है कि 2019 में दोबारा सरकार बनने के बाद हम पूरे देश भर में सभी राज्यों से चर्चा करके एनआरसी लागू करेंगे। झूठ चलाया जा रहा है। अरे भाई, कुछ तो अपनी शिक्षा की कद्र करिए। एक बार पढ़ तो लीजिए कि संविधान संशोधन और एनआरसी ये सब है क्या? आप तो पढ़े लिखे लोग हो। अमित शाह जी ने बड़ा साफ बताया है कि पहले सीएबी बाद में एनआरसी, तो पहले छलनी लगेगी, क्योंकि एनआरसी की छलनी खाली लगाएंगे उसमें तो हिंदू मुसलमान दोनों आएंगे, जिस बेचारे के पास कागज नहीं होगा वो फंस जाएगा। तो अब बीजेपी कहती है कि नहीं, वो एनआरसी की छलनी के ऊपर हम एक और छलनी लगाएंगे जो पहले ही हिंदू मुसलमान को फिल्टर कर देगी। करेक्ट, कि अगर आप मुसलमान हैं तो छलनी आपको पहले ही रोक देगी। डर इस बात का है कि अगर हिंदू या फिर सिख को एज एन इलीगल इमिग्रेंट आइडेंटिफाई किया एनआरसी में, तो वो सीएबी के तहत उनको वापस सिटीजनशिप मिल जाएगी। पर मुस्लिम्स के साथ ऐसा नहीं होगा। इसलिए सीएबी अकेला डर नहीं पैदा कर रहा इंडियन मुस्लिम्स में। ये सीएबी और एनआरसी का कॉम्बिनेशन है जिससे मुस्लिम्स की सिटीजनशिप राइट्स ले ली जा सकती हैं। मैं देश के नौजवानों को आग्रह करता हूं, जरा पढ़िए इसको कि एनआरसी का जो पूरा प्रोसेस शुरू होगा उसमें कौन एक्सक्लूड होगा? जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और डॉक्यूमेंट किनके पास नहीं है? जो गरीब तबके से आते हैं, जो महिलाएं, हर जब शादी होता है तो उनका गांव बदलता है तो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, नाम बदलता है, सब कुछ बदलता है, तो सबसे पहले वो एक्सक्लूड होंगी इन एनआरसी प्रोसेस में। इसके साथ साथ जो बाढ़ में हर साल हमारे यहाँ, मैं बिहार से हूँ, बिहार में बाढ़ में हर साल लोगों का सब कुछ चला जाता है, डॉक्यूमेंट कहाँ से रहेगा? अमित शाह जी का स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे कि पासपोर्ट और आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड कोई आपकी पहचान नहीं हो सकता, आपकी नागरिकता। हमारे मुल्क में हमारे रहने की पहचान नहीं है। हमारे पास आधार कार्ड की कमी नहीं है, वोटर आईडी कार्ड की कमी नहीं है, हमारे पास पासपोर्ट है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास बिजली का बिल है, हमारे पास पानी का बिल है। ये सब प्रूफ हमारा कम है। हम हर साल अपने अंगूठों पे काला निशान लगवा कर आते हैं वोट देने का, ये सब कहीं इंक्लूड नहीं होगा। आप आज लोगों को दोबारा से लाइन में लग करके उनको प्रूफ दिखाने के लिए बोलेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम अपने आप को सिटीजन प्रूव नहीं कर पाएंगे। जब मैं खुद अगर नहीं प्रूव कर पाई तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, या तो मैं बांग्लादेश से हूँ, या तो पाकिस्तान से हूँ, या अफगानिस्तान से हूँ। फिर मैं अप्लाई करूंगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत कि मैं दोबारा से यहाँ पे नागरिक बन सकूं। समझ लिया, इसका मतलब आपने पढ़ा होगा। झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। कोई देश के मुसलमानों को न डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है,
ना हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है। भाइयों बहनों, ये सफेद झूठ है, ये बद इरादे वाला खेल है, ये नापाक खेल है। ये जो डिटेंशन कैंप्स की बात कर रहे हैं, थाने में बन रहे हैं, बैंगलोर में बन रहे हैं, डिटेंशन कैंप से कैसे, क्या इससे क्या अचीव होगा? देखिए, एक ट्रिब्यूनल होती है, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के हिसाब से होता है, प्रशासन अपनी तैयारी करता रहता है। ये है असम के ग्वालपारा जिले का माटिया, 120 किलोमीटर दूर है गुवाहाटी से। और यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं वो जो असम में जो डिक्लेयर फॉरेनर्स हैं उनको रखने के लिए एक्सक्लूसिवली डिटेंशन सेंटर है। इसके पहले फॉरेनर्स को जेल में रखा जाता था। 6 जेलें हैं यहाँ पे असम में जिनमें स्पेशल वार्ड बने हैं डिक्लेयर फॉरेनर्स को रखने के लिए। मगर यहाँ पे अब ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं वार फुटिंग में बहुत जल्दी में ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि ये डिटेंशन कैंप जो बन रहे हैं ये इस प्रोसेस का ही एक पार्ट है? नहीं, प्रशासन एडवांस में तैयारी करता है कई बार, अभी तो लीगल प्रोसेस चालू है। अब भी जो भ्रम में है, मैं उन्हें कहूंगा कि कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवाहें सरासर झूठ है, बद इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। असम के बाद अब कर्नाटक में भी एनआरसी की सुगबुगाहट हो रही है। बेंगलुरु से करीब 40 किलोमीटर दूर नेलमंगला में कर्नाटक का पहला डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। ये एक बॉयज हॉस्टल था जो तकरीबन 2 दशक पहले इसको बनाया गया था और यहाँ पर लड़कों को रखा जाता था, लेकिन 2008 के बाद ये बंद पड़ा हुआ था। फिर इस साल की शुरुआत में जब एनआरसी की चर्चा जोरों पर थी और जब एनआरसी लागू करने की बात हुई तो ऐसा कहा जाता है कि गृह मंत्रालय से सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया था कि वो अपने अपने राज्य में जगह तलाश करें और डिटेंशन सेंटर बनाएं। किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, सच क्यों नहीं बताते हैं? भाइयों बहनों, उन्हें डर लग रहा है कि उनकी सच्चाई अब सामने आ जाएगी। और भाइयों बहनों, मैं तो हैरान हूं कि ये लोग झूठ बोलने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। और इसलिए मैं कहूंगा, टैप रिकॉर्ड की मत सुनो, उनके टैप रिकॉर्ड की मत सुनो, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखो।